नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी में गिनी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में किस धर्म की जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है? जनगणना और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम आबादी में सबसे तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्या है इसके पीछे की खास वजह? आइए जानते हैं जनसंख्या की गणित। दुनिया में 10 साल में सबसे तेजी से बढ़े मुस्लिम 2010 आबादी 23.9%, 2020 आबादी 25.6%, अंतर 1.7%। धर्म हिंदू 2010 आबादी 15.0%, 2020 आबादी 14.9%, अंतर -0.1%। धर्म बौद्ध 2010 आबादी 4.9%, 2020 आबादी 4.1%, अंतर -0.8%। धर्म ईसाई 2010 आबादी 30.6%, 2020 आबादी 28.8%, अंतर -1.8%। धर्म यहूदी 2010 आबादी 0.2%, 2020 आबादी 0.2%, अंतर 0। भारत में आखिरी आधिकारिक जनगणना 2011 में हुई थी। इस जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या का करीब 14.2% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का था। वहीं 2001 में यह आंकड़ा था 3.4%, यानी 10 साल में मुस्लिम आबादी में 0.8% की बढ़ोतरी हुई। 2011 की जनगणना बताती है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी करीब 17.22 करोड़ थी। अनुमान के अनुसार 2024 तक ये आंकड़ा 24 करोड़ से अधिक का हो चुका था, जबकि हिंदू आबादी का प्रतिशत घटकर 79.8% हो गया। इस तरह के जातिगत या इस तरह की कोई भी अभी ताज़ा तरीके से तो लिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में लेटेस्ट आंकड़ा जो भी गवर्नमेंट की तरफ से है, अगर उसको कैरी किया जाए तो अभी मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी के साथ घट रहा है। चूँकि अवेयरनेस आई है उसमें, और वो लोग भी इस बात को सारे लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि देश में जनसंख्या पे हमको नियंत्रण करना है हर हाल में। सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और NFHS जैसे सर्वे बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर अब पहले से कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो अन्य धर्मों की तुलना में अब भी अधिक है। मुस्लिम आबादी में वृद्धि का कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और जागरूकता की कमी रही है, लेकिन स्थिति तेजी से बदल रही है। विश्व की जनसंख्या में वृद्धि अपने आप में एक समस्या रही, और रही बात किसी खास समाज या समुदाय की जनसंख्या वृद्धि की, तो ये विज्ञान के नियमों का उल्लंघन करता है। किसी देश में और उस समय में सभी जातियों और धर्मों की जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि या उसके घटने की दर समान होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अमुक जमात जो है वो ज़्यादा बढ़ी है और कुछ धर्म जो है पीछे रह गए हैं। यद्यपि इसमें शिक्षा और जागरूकता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और जो समाज, जो जातियां अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित हैं और जागरूक हैं, वह जीवन के हर आयाम में संतुलन को अपनाती हैं और उसके अनुसार चलती हैं। देश में जिस तरह से एक वर्ग विशेष द्वारा जनसंख्या के नाम पर जिहाद छेड़ा गया है और केवल राजनीतिक अधिकार के लिए बढ़ चढ़कर जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है, ये निश्चित ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। सरकार द्वारा जब सभी को सरकार की योजनाओं का समान रूप से लाभ मिलता है, ऐसे में इस तरह का जिहाद देश के लिए चिंता का विषय है, और उन समाजों और उन वर्गों को भी इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही इस तरह के जिहाद को रोकना चाहिए। ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जनसंख्या वृद्धि को सिर्फ धर्म के नजरिए से देखना सही नहीं है।
मुस्लिमों में भी शिक्षा के साथ प्रजनन दर गिर रही है। आने वाले दशक में अंतर और कम होगा। तो आंकड़े ये बताते हैं कि बीते 10 सालों में मुस्लिम आबादी की दर सबसे अधिक रही। आबादी का सवाल सिर्फ धर्म नहीं, विकास और शिक्षा से जुड़ा है। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। और चलिए, बढ़ती आबादी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है, जहां मंजरी जैन प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, और सुरेंद्र सिंह ठाकुर प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV में। और शुरुआत करते हैं हम ओपनिंग कमेंट के साथ। देखिए, बढ़ती जनसंख्या बढ़ा कौन घटा कौन, इसको लेकर लगातार अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन नई रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ रही है। शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर विक्रम चौधरी जी आपसे ही। आखिर ये जो आबादी की रिपोर्ट आई है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? आबादी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, भारत की जनसंख्या अभी जारी है, जी। इसलिए किसी भी बात पर कमेंट करना राजनीति होगी। दूसरी बात यह है कि जो आपके आंकड़े में अभी देख रहा था, आपने वैश्विक स्तर पर जो मुसलमानों की जनसंख्या है उसकी तुलना भारत की जनसंख्या से की है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर जो मुसलमानों की जनसंख्या है उसमें जो प्रजनन दर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ईसाइयों से ज़्यादा है और थोड़ी सी ज़्यादा है। और वैश्विक स्तर से ये थोड़ा सा अंतर भी हो जो बड़ा अंतर कहलाता है। अब हम देखें कि जब 1960 में हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट हुआ और 1900 इस समस्या को पहचाना गया और 1976 तक एक प्रभावी जनसंख्या नीति हमारे यहाँ लागू हुई थी, तो उस जनसंख्या नीति को लगभग 40 साल लग गए। अब जाके भारत की जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सामान्य स्तर पे आई है। उसको तकनीकी भाषा में कहते हैं कि स्थिरीकरण हुआ है जी। आज की ही रिपोर्ट आई है विश्व जनसंख्या दिवस पर कि भारत में जो प्रति युगल या प्रति कपल जो है जो बच्चे हैं वो 1.9 है, मतलब 2 से भी कम बच्चे अब भारत के लोग पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखने की बात यह है कि एक जो राजनीति है, ये तो देखिए जनसंख्या वृद्धि और उसका नियंत्रण विशुद्ध एक विज्ञान है, एक सामाजिक और राजनीतिक नीति है, लेकिन इस पर इस तरह से भी राजनीतिकरण किया जा सकता है। बड़े आश्चर्यजनक बात है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, बड़ा दिलचस्प है कि केरल में अच्छी खासी मुसलमानों की आबादी है और वहाँ जो है केरल में मुसलमानों की आबादी की दर जो है नकारात्मक है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे मुसलमानों की जो आबादी की दर है, जो प्रजनन दर है, वो ठीक ठाक है। तो अर्थात ये सिद्ध होता है कि धर्म के आधार पर कोई बच्चे पैदा करने नहीं जाता है। चूंकि केरल में शिक्षा की दर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ सारी चीज़ें और सारे वर्गों में जो एक सामान्य प्रक्रिया देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि उत्तर भारत का मुसलमान अभी तक अशिक्षित है और गरीब है, तो जो गरीबी जो होती है और शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं अधिक प्रजनन। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से कहा कि जो जनसंख्या वृद्धि है या फिर जन जागरूकता अगर लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसका भी एक कारण है कि जनसंख्या बढ़ती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहां मैं ये भी बता देता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ जो धर्म है वह भी इस्लाम है। हालांकि सबसे ज्यादा जो छोड़ा जा रहा है धर्म वह ईसाई धर्म है। चल, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मंजरी जी, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं जो आंकड़े आज वैश्विक स्तर पर आए हैं? मंजरी जी। ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से भी इस तरीके से विषमता आती है। और निश्चित तौर पर हमारे भारत की मैं बात करूं तो भारत में भी हम कुछ क्षेत्र देखते हैं जहां 70 से 80% जो है मुस्लिम आबादी हो गई है। और उसके 2-3 कारण सामने आते हैं, जैसे कि अशिक्षा एक कारण जो बताया गया पहले। इसके अलावा जिस तरह से घुसपैठी और शरणार्थी, इनमें भी हमें अंतर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से राजनीतिक जो पार्टियां रही और क्षेत्रीय पार्टियां रही, वो उनको वोट बैंक की तरह उनको उपयोग करने के लिए उनको यहाँ की नागरिकता देना, वोटर कार्ड बन गए, उनके आधार कार्ड बन गए, उनके राशन कार्ड बन गए। तो इस तरीके से जो घुसपैठ बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं भारत में भी असंतुलन की स्थिति आ जाती है कुछ क्षेत्रों में। जैसे कि अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में, तो जैसे अशिक्षा की जो बात चली है, तो अशिक्षा में समझती हूँ कि इसमें कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो कट्टरपंथी है, मदरसे हैं, ये लोगों को शिक्षित नहीं होने देते उस तरीके से जिस तरह से हमारी शिक्षा नीति है। तो यदि उस तरीके, जैसे कि केरल में हम कहते हैं कि वहाँ लोग शिक्षित हैं, जैसे कि अभी बताया गया, तो वहां पर उतनी प्रजनन दर नहीं है।
तो हमें ये चीज थोड़ा देखना पड़ेगी। और जो सरकार है वो हर स्तर पर इसको नोटिस भी कर रही है और बिल्कुल, काम कहीं भी ना कर रही कहीं है, विचारणीय लेकिन विषय जो है विपक्षी अपने आप में। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर साहब, जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, हिंदुओं की जो जनसंख्या है वैश्विक स्तर पर, मैं भारत की यहां बात नहीं कर रहा हूं, वैश्विक स्तर पर जो हिंदुओं की जनसंख्या है, आबादी है, वह धीरे 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 कम हो रही है। इससे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए भाई साहब, ये हम लोग संगठन से ये मुद्दा पहले से ही उठाते आए हैं और सरकार को भी हम लोग ये चेताते आए हैं जी। अभी स्थिति बहुत गंभीर है। ये लोग जैसे भाई साहब कह रहे हैं शिक्षा, और की शिक्षा के वजह से कोई शिक्षित नहीं है इसलिए बढ़ रहे हैं, पर आखिर में एक्चुअल में आप स्थिति देखिए क्या है। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय मुस्लिम की आज़ादी कितने थे, और आज मुस्लिम इतने थे और हिंदू इतने समय में कितना बढ़ा जी। आज की स्थिति में ये देखिए 40% मुस्लिमों की आबादी बढ़ चुकी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो भारत में बहुत स्थिति खराब होने वाली है जी। बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूं और हम लोग संगठन से बोलते हैं, क्योंकि अगर इसको सरकार ने व्यवस्थित इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया जी, तो आने वाले दिनों में बहुत स्थिति खराब होगी। बिल्कुल, और अभी बिल्कुल, बिल्कुल आज देखिए जिस प्रकार से ये शिक्षा का कोई नहीं है, ये बिल्कुल। मदरसे में और सब दूर इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है जी। कि आप ये बताइए साहब, कौन शिक्षित है जिनकी दो शादी करके 12 बच्चे इस टाइप से बिल्कुल हो रहा है। जी सिर्फ बिल्कुल, उसका ठीक एक प्लानिंग है। ठीक है। हमने चर्चा वैश्विक स्तर से शुरू की थी, आपने एक जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर दी। हम आंकड़ों से आपको यह भी बता देते हैं, हम कुछ आंकड़े आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, उनसे यह भी बताते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से भारत की जनसंख्या पहले रही थी। 1990 में जो आबादी थी वह कम से कम 84 करोड़ के आसपास थी। 1990 की हम बात कर रहे हैं, जहां जो आबादी थी वह 84 करोड़ के आसपास थी। 2010 में वह आबादी 124 करोड़ हो गई, जिसमें जो युवा हैं वह लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। 2025 की स्थिति की हम बात करें, 166 करोड़ के आसपास, अब आंकड़ा नहीं, ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड फिगर निकल करके सामने आता है। ये 2050 का हम आंकड़ा बता रहे हैं, जो 166 करोड़, और 2060 तक भारत की आबादी लगभग 170 करोड़ पहुंच सकती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि ठाकुर साहब ने जनसंख्या नियंत्रण की बात करी, चलिए इसी पर हम अपने प्रवक्ताओं से जान लेते हैं। डॉक्टर विक्रम जी, जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण की बात करी, आपके समय में भी जब आपकी सरकार थी केंद्र में, तब भी इस तरह की बातें हुई थी, नसबंदी भी कराई गई और कानून भी एक तरह से आया था, लेकिन उससे क्या बदला क्या नहीं बदला, आपसे ही जान लेते हैं जी। जब 75-76 के दौर में एक जनसंख्या के लिए बाकायदा एक नीति आई थी, वो कानून भी आया था और नसबंदी को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला था। बिल्कुल। और हमने नसबंदी पे बहुत ज्यादा आग्रह किया था, जिसके कारण हम बहुत अलोकप्रिय भी हुए बिल्कुल थे। कहीं ना कहीं जो हम दो हमारे दो, वह नारा भी वहीं से फेमस हुआ था जी। आगे बढ़िए। कांग्रेस का नारा था, और फिर लेकिन हमने उस पर एक समय पे थोड़ा सा ज्यादा उस पर दबाव डाला था, जिसके कारण हमको पूरे भारत के स्तर पे अलोकप्रियता भी हासिल हुई थी, जिसमें 1977 के जो परिणाम थे वो हमारे पक्ष में भी नहीं आए थे। लेकिन इसके बाद जब जैसी जागरूकता बढ़ती है, तब सरकार से ज़्यादा अब आम जनता जो है वो चिंतित है कि जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या का बढ़ने से सीधा सीधा पर्यावरण में असंतुलन, अपराध और रोजगार की स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता है। देखिए, जो ईसाई समुदाय है जिसकी वैश्विक स्तर पर जनसंख्या घट रही है, लेकिन आप देखेंगे संपत्ति और संसाधन उसके पास गए हैं। और अभी के वर्तमान में मैं युद्ध की पृष्ठभूमि से उसके हवाले से एक बात कहूँगा कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिम देशों पर जबरदस्त हमले हुए हैं, तो उनकी जनसंख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन उनके पास संसाधन, शिक्षा, तकनीक और विज्ञान नहीं है, तो वैश्विक स्तर पर उन्होंने जबरदस्त मार खाई है। चाहे भी ईरान का मामला हो, इसके पहले अफगानिस्तान का युद्ध हो, तो चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हमारे पास संसाधन, तकनीक और ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हम बच्चे पैदा करके विजेता की स्थिति और भूमिका में नहीं आ सकते हैं। हमको जीतना है तो ज्ञान की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और रही बात जनसंख्या की, और हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण नीति की, तो ये कौन लेके आएगा? आप मुझे बताइए। सरकार, बिल्कुल, सरकार ये डबल टेबल 4-4, 5-5 इंजन इनके हैं, तो सरकार क्या इनको यदि चिंता है तो इसका समाधान तो करें, कि ये चिंता ही चिंता प्रकट करके हिंदू समाज को निराश करते हैं। आपने सवाल उठाया है, सरकार को लेकर आपने सवाल पूछा, जवाब भी जान लेते हैं। मंजरी जी, जिस तरह से
विक्रम जी ने कहा कि इसे लेकर कौन आएगा, अगर इस पर चिंता आपने व्यक्त की है तो इसके पीछे कुछ कर भी रहे होंगे। देखिए, हमने बहुत ठोस कदम उठाए। सबसे पहले तो मेरी बात अधूरी रह गई थी उस समय, जी। तो उसको पूरा कर लेती हूँ कि जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम नसबंदी का लेकर आए, कार्यक्रम लेकर आए थे और उस वजह से हमारी सरकार चली गई। तो वो नसबंदी किस तरीके की हुई थी वो भी पता है, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कैसे धर्म के आधार पर लोगों को अलग अलग कानून के दायरे में लाया गया, ये हम सब ने देखा। उसका दंश हम आज तक भुगत रहे हैं। जो आज जनसंख्या असंतुलन हम भारत के अंदर देखते हैं, वो कारण यह था कि तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। तो जो जिस तरह से घुसपैठी और शरणार्थी आए, उनको मैंने पहले ही उसको स्पष्ट कर दिया। तीसरी बात इन्होंने कहा कौन लेकर आएगा, तो सीए लेकर हम आए, एनआरसी हम लेकर आए, उसका विरोध किसने किया? आज जनसंख्या जो काउंटिंग हो रही, गणना हो रही है, उसको हम डिजिटल करना। अब मेरी बात हो जाने दीजिए विक्रम जी जी जी, प्लीज बोलिए प्लीज जी। तो एनआरसी का और सीए का विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है? जिस तरह से जनसंख्या गणना जो अभी चल रही है उसका डिजिटलाइकरण करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से करना चाहते हैं, तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? उसका कारण क्या है कि आपके वोट बैंक की राजनीति बीच में आ जाती है। वो लोग उन्होंने सवाल जनसंख्या को लेकर किया था मंजरी जी, सवाल कर रहे हैं जी। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम एक कानून लाना शिक्षा बहुत जरूरी है मंजरी, लगातार उस पर काम कर रही है। संख्या जरूरी नहीं, शिक्षा जरूरी है। आप अध्यादेश ले आओ, मेरी बात पूरी कौन मना कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं? जब विश्व शरणार्थी दिवस हो तब ये वाला आप गाना गाना आप, है ना? अभी जनसंख्या प्रजनन दर से लेना देना है इसका। पूरी नहीं हुई है। अरे तो आप सीए और एनआरसी का इससे क्या लेना देना, मुझे बताइए। एक बात सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे बीच में क्यों बोलने लगते हैं, बौखला जाते हैं? विषयांतर हो रही थी। मैं जनसंख्या, विषयांतर नहीं हो रही। विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रजनन दर के सापेक्ष है, ये शरणार्थी समस्या के सापेक्ष नहीं है। विषय पर हूँ जी, बताइए। किस तरह से भारत के अंदर मुस्लिम लोगों की जो संख्या बढ़ रही है उसका तो कारण बताना पड़ेगा ना, किस कारण से बढ़ रही है। विश्व जनसंख्या का दिवस है, ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये प्रायोजित तरीके से बढ़ाई जा रही है, षड्यंत्र पूर्वक बढ़ाई जा रही है। सरकार किसकी मैडम? पिछले 10 साल से सरकार हमारी और सीमाओं की सुरक्षा, ठोस कदम उठाए। तो तब भी बढ़ गई, ऐसे कैसे ठोस कदम? ठोस कदम उठाएंगे। 20 साल से यहाँ की सरकार है, तब भी मुस्लिम शरणार्थी आ गए। आज कांग्रेस तिलमिलाई है। अरे हम बिल्कुल नहीं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं आपके झूठ पे। आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप बौखला रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। सरकार किसकी है? डबल टेबल 4-4 5-5 इंजन है, फिर भी शरणार्थी आ गए। अरे तो सरकार, विक्रम जी, सरकार हमारी है, तो वही तो हम बता रहे हैं कि हमने ठोस कदम उठाए हैं। हमने उन लोगों को चिन्हित किया कि कौन घुसपैठी है और कौन शरणार्थी है, और इसलिए हम सीए और एनआरसी लेकर आए, जिसका आपने ठीक है चलिए हमारे साथ ठाकुर साहब जी हैं, सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं। आपने सुरेंद्र जी जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कही, सबसे पहले आप ही ने की बात कही, इसमें एक तर्क दिया जाता है कि सरकारी जो नौकरियां हैं उनसे अगर हम हटा देंगे जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, जिनके बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन एक तर्क ये भी सामने आता है कि अगर जिसको रूल फॉलो नहीं करना है, जिसको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता है। देखिए, ये एक सरकारी सुविधाओं की बात नहीं है जी। इसमें मेन मुद्दा है, देखो जनसंख्या क्यों बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसका पीछे का बिल्कुल हमारे माननीय तोगड़िया जी का साफ साफ कहना है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, सिर्फ अपने जनसंख्या बढ़ेगी तो पार्षद इनके होंगे, विधायक इनके होंगे, वोटर परसेंट जब बढ़ेगा तो सरकार इनकी होगी। बिल्कुल ठीक है, इसका सिर्फ प्लान है जनसंख्या बढ़ा के। आज अपने भोपाल में देख लीजिए क्या हो रहा है। आज पुराने भोपाल में आप चले जाइए, पलायन हो रहा है, अशोका गार्डन में पलायन हो रहा है, कोई हिंदू एक रह पा रहा है। जहाँ जनसंख्या इनकी जनसंख्या बढ़ती है, क्या कोई दूसरे पार्षद भी एक बनता है? क्या एक विधायक भी वहां से कोई जीतता है? नहीं जीतता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है इनका कि जनसंख्या बढ़ाना है और वोटा परसेंट इनको बढ़ाना है। बिल्कुल मकसद ही है, सीधा मकसद है इनका। जी बिल्कुल, बड़ा ही गंभीर मुद्दा आपने यहाँ छेड़ दिया है। इस पर जी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपने बात कही है, ठाकुर साहब ने जो बात उठाई है, डेमोग्राफिक चेंज की, बड़ी ही गंभीर बात कही है। विक्रम जी, डेमोग्राफिक चेंज की यहां बात होने लगी है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है डेमोग्राफिक चेंज की। इससे आप किस प्रकार से देखते हैं?
उसको दो नज़रियों से देखा जा सकता है। एक तो वो है जो से विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं जी, जो हम लोग हैं, और हम लोगों की ये समस्या कहीं नज़र नहीं आती, एक बात। अब दूसरी समस्या है इन लोगों की कि जो इसको राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं और समझते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो गए हैं, हो रहा है। तो भाई एक बात मुझे बताइए कि आरएसएस तो बच्चे ही पैदा नहीं करता है, इनके जितने नेता उनके एक भी बच्चे नहीं हैं। आप तो ये बताइए कि सबसे पहले बीजेपी से जुड़े और इनके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े इनके नेताओं की लिस्ट तो निकलवाइए। शिवराज सिंह के 2 बच्चे, इनको 10 बच्चे पैदा करने से किसने रोका? क्या इनको हिंदुओं की चिंता नहीं है? दिन रात हिंदुओं को डराते हैं, धमकाते हैं, ले दे के एक आध बच्चा पैदा करते हैं। आरएसएस वाले तो जिसमें शादी तक नहीं करते हैं। अब ये तो बताइए, इनका जो हिंदू हृदय सम्राट है आदित्य योगी है, इनकी शादी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। तो मुझे बताइए मंजरी जी कि आपके नेता चिंतित क्यों नहीं है? शुरुआत आप अपने घर से क्यों नहीं करती? चैरिटी बिगिंस एट होम। आप मुझे बताइए, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि आप जब 12 बच्चों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वाह वाह, आपको सनातन की चिंता है, आप हिंदू धर्म के लिए निकल पड़ी हैं। आपने घर द्वार और अपना कैरियर सब तबाह कर दिया, हर साल एक बच्चा पैदा कर रही हैं आप। ये है क्या है, बताइए। बिल्कुल, आपके सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, मैं इनके सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं। राजनीतिक दृष्टि से जनसंख्या वृद्धि को भाजपा देखती है, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो विक्रम जी ने जिस तरह की जो बयानबाजी की उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने इस तरीके से बयान दिया है इस डिबेट में आज, और उनको शर्म नहीं आती, इतने बेशर्मताई से जवाब देते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम नहीं आप बीच में मत बोलिए। विक्रम जी, आपने बहुत बेशर्मताई से जवाब दिया, लेकिन मैंने आप बीच में नहीं बोलिए, अब आप चुपचाप सुनिए जी। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि वो फलाने नेता बच्चे पैदा क्यों नहीं कर लेते, 12 बच्चे पैदा कर लें, आपकी फोटो 12 बच्चों के साथ लगा दे। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि मैं आपको बड़ा समझदार समझ रही थी, आप तो बहुत गिरे हुए इंसान निकले। तीसरी बात यह है कि जनसंख्या हम नियंत्रण करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आपने जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की, मैं फिर वही कहूंगी, उसका दंश आज देश झेल रहा है। आज लफ्ज जिहाद देखिए किस स्तर पर हो रहा है। षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, बेटियों को बेटों को फंसाया जा रहा है, उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लफ्ज जिहाद किया जा रहा है। ये किस योजना के तहत किया जा रहा है, किस षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है? इसके मैं सुनिए विक्रम जी, आप बड़े समझदार हैं। नहीं मैडम, मैं बहन हूँ, आप मेरी बड़ी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लफ्ज जिहाद हुए तो फांसी कितनी करवा दें? अरे विक्रम जी, आप बहन मानते तो जो आपने इसके पहले वक्तव्य दिया ना, वो वक्तव्य आप देते नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल उसमें दोनों वक्तव्यों पे कायम हूँ। आप ये बताइए लफ्ज जिहाद में कितनी फांसी हुई, मुझे बताइए आप। धर्म परिवर्तन में कितने लोगों को गोली मार दी गई, मुझे बताइए आप। सरकार दोनों जगह आपकी। प्रश्न है विक्रम जी, प्रश्न आपसे भी है मेरा इसी के ऊपर जी, बताइए कि लफ्ज जिहाद के ऊपर हमने कार्रवाई की, लफ्ज जिहाद को हमने पहचान कराया कि ये लफ्ज जिहाद हो रहा है। आप तो प्रेम प्रसंग कहते थे। अब आपका जो क्वेश्चन है कि कितनों को फांसी हुई, फांसी देने का काम न्यायालय का है, सरकार का नहीं। सरकार का काम है, प्रशासन का काम है उन अपराधियों तक पहुंचना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और उनको सलाखों के पीछे भेजना। वो हमारी सरकार बखूबी कर रही है, उस पर आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। जिनको आपने छूट दे रखी थी, जिस वजह से आज ये जो सब आप मुझे इतना बताइए कि आपकी जनसंख्या नीति क्या है, जनसंख्या नियंत्रण नीति क्या है, भाजपा की जनसंख्या नियंत्रण नीति क्या है, बताइए आप। हम समर्थन करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ सवाल डेमोग्राफिक चेंज का किया गया था मंजरी जी, आप उस पर जवाब दीजिए। और कानून की भी बात कही कांग्रेस प्रवक्ता ने कि आप कानून ला सकते हैं। कानून पर काम चल रहा है। हम बड़े आपने देखा ना, हम यूसीसी लेकर आए, हमने यूसीसी लेकर आ रहे हैं, एनआरसी लेकर आ गए, सीए लेकर आ गए हैं। इसके अलावा हमारा लगातार इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मंजरी जी, उसमें जो आपका कानून आया, उसको पास करने के साथ ही साथ उसको जब लागू करने में काफी ज्यादा देर हो गई, वो बात अलग है। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र चौधरी, माफ कीजिएगा, ठाकुर साहब, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। जी वो बात निकल ही गई, क्या बोल रहे थे विक्रम जी बीच में, उनका जवाब देना था मेरे को। पूछ रहा हूँ मैडम, अब भाजपा की जनसंख्या नियंत्रण नीति क्या है? फाइनल कमेंट्स जी। नीति के बारे में मैंने जवाब दे दिया। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नीति पूछ रहा हूं मैं आपसे। लगातार उस पर काम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से काम चल रहा है, पूरी जनता भी देख रही है। और आपका मंजरी जी, यहाँ मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल और पूछ लेता हूँ। मंजरी जी मेरी बात सुनिए, यहाँ मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल और पूछ लेता हूँ। और चूंकि फाइनल कमेंट है आपका
क्या जनसंख्या जो जनगणना होने वाली है 2027 तक, उसके बाद क्या कोई सरकार का प्लान है जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर? क्या है, आपको आंकड़े मिल जाएंगे 2027 तक? बिल्कुल, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र हित में जो हम अच्छे कदम उठा सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और देखना आने वाले समय में इसके कई सारे ऐसे उदाहरण और कुछ अच्छा ठोस कदम सरकार उठाने की पूरी योजना बना रही है और आपको देखने मिलेगा आगामी बिल्कुल। समय। विक्रम जी, आपका फाइनल कमेंट छोटा सा रखिएगा जी। बिल्कुल छोटी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण का विषय है, प्रबंधन का विषय है। ये भय और राजनीति का विषय कतई नहीं है। इसको धर्म और जाति से न जोड़ा जाए। मेरे जो कमेंट इधर उधर हो गए होंगे, मंजी जी मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन इतने सख्त कमेंट करना बहुत आवश्यक था। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जागरूकता का विषय है। जैसी जागरूकता बढ़ती है, जनसंख्या अपने आप स्थिर हो जाती। जर्मनी, जापान में बच्चे पैदा करने के लिए सरकार पैसे देती है। ये हालत हो गई है क्योंकि वहाँ लोग जागरूक हैं, शिक्षित हैं और संपन्न हैं। जैसे ही संपन्नता हमारे यहाँ आएगी, हमारी जनसंख्या भी बहुत नीचे चली जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। विक्रम जी आपका बहुत शुक्रिया, मंजरी जी आपका बहुत शुक्रिया, सुरेन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जनसंख्या बढ़ती हुई, इसे दो आयामों से देखा जा सकता है, यानी सिक्के के पूरे पूरे दो पहलू हैं। कई देशों में अगर वैश्विक स्तर पर यह जनसंख्या बढ़ रही है तो कई जगह खतरे की घंटी भी है, कई जगह घटती हुई प्रजनन दर भी अपने आप में खतरे की घंटी है। हमने जाना कि किस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखा जा सकता है, इसके साइंटिफिक रीजंस भी और साथ ही साथ राजनीतिक पहलू क्या हो सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।